कभी सोचा है कि एक बच्चा जिसे खत्म करने की कसमें खाई गई, जिसके सिर पर ताज के बजाय हमेशा खतरे की तलवार लटक रही हो, वो कैसे इतिहास की पूरी दिशा ही बदल सकता है? दौर की बात करें, ये वो समय था जब उत्तर में मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी और दक्षिण में बीजापुर और गोलकोंडा जैसी बड़ी सल्तनतें थी। मतलब चारों तरफ ताकतवर दुश्मन। हाँ बिल्कुल, ऐसे में पुणे की छोटी सी जागीर से अपना राज यानी स्वराज का सपना देखना ये सिर्फ मुश्किल नहीं था, उस दौर के हिसाब से एक पागलपन जैसा ख्याल था। कहा जाता है कि राजमाता जिजाऊ अपनी बेटी के लिए जो प्रार्थना करती थी वो बड़ी अनोखी थी। वो धन या राज नहीं मांगती थी, नहीं। उनकी बस एक ही प्रार्थना थी, मेरा बेटा गुलाम न बने। ये बात आज सुनने में शायद सीधी लगे, तो उस दौर में कितनी बड़ी सोच थी। ये क्रांतिकारी सोच थी। उस दौर में जहाँ ज्यादातर शाही माताएं अपने बेटों के लिए ज्यादा बड़ी जागीर, ऊंचा पद या बादशाह की मेहरबानी की दुआ करती थी, वहाँ गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की प्रार्थना करना ये अपने आप में एक विद्रोह था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक मां नहीं थी, वो शिवाजी महाराज की पहली गुरु थी जिन्होंने उनके अंदर आत्मसम्मान की वो चिंगारी जलाई जो बाद में स्वराज्य की आग बनी। और ये चिंगारी उन्होंने जलाई कैसे? मतलब परियों की कहानियों से नहीं बल्कि असली नायकों की गाथाओं से। राम, कृष्ण, अर्जुन, महाराणा प्रताप। हाँ। उन्होंने शिवाजी की लंबी बात बिठा दी कि धर्म का असली मतलब अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। एक बहुत मशहूर सीख है उनकी जो इन दस्तावेजों में मिलती है। बेटा तलवार हाथ में लेना आसान है, लेकिन उसे किसी बेगुनाह पर ना उछले देना और अन्याय के खिलाफ उठाना ये सिर्फ वीरों का काम है। बिल्कुल। देखिए यहीं पर स्वराज के चरित्र का निर्माण हो रहा है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जीतने की लड़ाई नहीं थी, ये एक नैतिक लड़ाई बनने जा रही थी। अच्छा। जिजाऊ ने उन्हें राजा बनना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें एक रक्षक बनना सिखाया, एक ऐसा रक्षक जो अपनी प्रजा के सम्मान के लिए लड़ेगा। और यही एक सोच, यही एक नैतिक बल उनके हर फैसले का आधार बना, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या राज दरबार। तो इस मजबूत नींव के साथ उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उनके सामने की चुनौती तो पहाड़ जैसी थी। औरंगजेब की विशाल मुगल सेना, बीजापुर की ताकत और चारों तरफ धोखेबाज। और कोई उन्हें गंभीरता से ले भी नहीं रहा था। हाँ, उनकी सोची थी कि पहाड़ों में रहने वाला लड़का हमारी सल्तनत का क्या बिगाड़ लेगा। ये बड़ी सल्तनतों का अहंकार था। वो अपनी सैन्य शक्ति, अपने तोपखानों और अपनी विशाल संख्या के नशे में थे। उन्हें लगता था कि शिवाजी का विद्रोह कुछ दिनों का मामला है जिसे आसानी से कुचल दिया जाएगा। वो उन्हें एक सरदार से ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए, बिल्कुल, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जैसा कि जगह कहा गया है, ये लड़का तलवार से पहले दिमाग से हमला करता है। और यहीं से उनकी इस अनोखी युद्ध नीति का जन्म हुआ जिसे हम गुरिल्ला युद्ध या गनीमी कावा कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ हमला करो और भाग जाओ वाली रणनीति थी या इसमें कुछ और भी गहरा था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए छापेमार युद्ध तो इतिहास में पहले भी होते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसे एक कला से उठाकर एक पूरी सैन्य रणनीति में बदल दिया। अच्छा। ये सिर्फ हमला करो और भागो नहीं था, ये एक पूरी प्रणाली थी। इसमें दुश्मन की सप्लाई लाइंस को काटना, उसके संचार को तोड़ना और सबसे जरूरी उसके मनोविज्ञान पर हमला करना शामिल था। मतलब दिमागी तौर पर तोड़ना। हाँ। मुगल और आदिल शाही सेनाएं बड़े बड़े मैदानों में आमने सामने की लड़ाई के लिए प्रशिक्षित थी। शिवाजी महाराज ने उन्हें उस रणक्षेत्र में खींच लिया जिसे वो जानते ही नहीं थे। सह्याद्री के पहाड़, घाटियां और घने जंगल, उन्होंने भूगोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। तो एक तरह से उन्होंने युद्ध के नियम ही बदल दिए थे कि अब संख्या और हथियार उतने मायने नहीं रखेंगे। नियम बदले ये तो है ही, पर उससे भी ज्यादा उन्होंने युद्ध का मैदान ही बदल दिया। मुगल सेनाएं सोचती थीं कि लड़ाई मैदान जंग में होती है। शिवाजी महाराज ने उन्हें सिखाया कि असली लड़ाई दुश्मन के दिमाग में, उसके आत्मविश्वास पर और उसके घर के पिछवाड़े में होती है। बिल्कुल, जब दुश्मन की सेना सो रही होती थी तब शिवाजी के मावले किलों की दीवारों पर चढ़े होते थे। जब तक दुश्मन को पता चलता कि हमला हुआ है तब तक किला फतेह हो चुका होता था और शिवाजी की सेना वापस पहाड़ों में गायब। इसने उन विशाल सेनाओं के मन में एक अनजाना डर पैदा कर दिया। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि हमला कब होगा, कहां से होगा और कितनी ताकत से होगा। और इसी मनोविज्ञान की बात करें तो युद्ध के मैदान से हटकर उनके शासन में भी एक अलग ही साइकोलॉजी काम कर रही थी ना। मेरा मतलब है एक तरफ वो इतने कट्टर योद्धा थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके न्याय और उसूलों के किस्से वो भी उतने ही मशहूर है। खासकर महिलाओं के सम्मान को लेकर उनका जो आदेश था। वो आदेश उस दौर के हिसाब से अकल्पनीय था। उस जमाने में जब युद्ध में दुश्मन की औरतों को लूट का माल समझा जाता था, हाँ। तब शिवाजी महाराज का सख्त कानून था कि किसी भी दुश्मन की महिला, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उसे पूरे सम्मान के साथ उसके घर वापस भेजा जाएगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इतिहास में इसके दर्जनों उदाहरण हैं। उनके दुश्मन भी इस बात का सम्मान करते थे। हाँ, उनके सबसे बड़े दुश्मन भी। ये उनके चरित्र की ताकत थी। और यही बात उनके धार्मिक नजरिए पर भी लागू होती है। उन्होंने मंदिरों को तो बचाया ही, लेकिन मस्जिदों या दरगाहों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उनका जो कथन है कि मेरा युद्ध धर्म से नहीं अन्याय से है, ये सिर्फ एक नारा था या उनकी असल नीति? ये उनकी नीति का मूल स्तंभ था। और ये सिर्फ कोई प्रगतिशील सोच नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कैसे? उस दौर में जब सल्तनतें अक्सर एक ही धर्म पर आधारित होती थी, शिवाजी महाराज समझ गए थे कि स्वराज की नींव सिर्फ मराठों के शौर्य पर नहीं टिक सकती। वाह। उसे हर किसान, हर व्यापारी का विश्वास चाहिए, चाहे वो किसी भी पंथ का हो। अच्छा। उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय बनाया, शासन का हथियार नहीं। और यही वो दूरदृष्टि थी जिसने एक छोटी सी जागीर को एक साम्राज्य की नींव में बदल दिया। वो जानते थे कि एक स्थायी